गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्थिर विद्युत की में अपन ने विद्युत क्षेत्र की सभी एप्लीकेशन कर लिए गॉस की। अब कुछ दो तीन मिसलेनियस टॉपिक हैं, बड़े नहीं हैं, छोटे हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इसी क्रम में अब पहला टॉपिक आवेशित चालक की सतह पर बल एवं विद्युत दाब। क्लियर? तो सब चालक सतह है, चार्ज्ड है, उसकी सरफेस पर हमें फोर्स देखना है, फिर उसी से जो नेक्स्ट टर्म क्रिएट हो जाएगी इलेक्ट्रिक प्रेशर। अब आप ध्यान से समझिए, ये टॉपिक प्लेन सरफेस के लिए नहीं है, ये समतल सरफेस है, ये घुमावदार यानी कर्वेचर है, मुड़ी हुई है। तो अपना टॉपिक इसके लिए है, उसके लिए नहीं। देखो, दोनों को मैं आवेशित दिखा देता हूं। ये मैंने दोनों को आवेशित दिखा दिया, चलिए। इसी से अपनी डेफिनेशन भी बन जाएगी, है ना? अपने डेफिनेशन का काम भी हो जाएगा। ये एक आवेशित यानी चार्ज सरफेस है। अब इस सरफेस पर जो ये आवेश के छोटे छोटे अल्पांश हैं, स्मॉल सेगमेंट हैं, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। चलो, मैं यहां आपको इस जगह पर प्रतिकर्षण दिखाता हूं, रिपल्शन दिखाता हूं। ये इसको रिपल करेगा और ये भी इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। दोनों फोर्स इक्वल है और अपोजिट है, तो सरफेस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया सर? जीरो होगी। तो सर ये टॉपिक यहां के लिए तो उचित नहीं है। अब यहां जाओ, ये घुमावदार सरफेस है, कर्वेचर। इस पर देखें अपन, जैसे मान लीजिए ये सेगमेंट ले लिया, ये सेगमेंट ले लिया। जब किसी सरफेस को चार्ज कर देंगे तो छोटे छोटे सेगमेंट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इस पर इंपैक्ट देखो, देखो ये इसको रिपल करेगा। क्लियर? ये भी इसको रिपल करेगा, दोनों प्रतिकर्षित करेंगे। दोनों इक्वल सेगमेंट है तो दोनों का कारण फोर्स भी इक्वल होंगे, लेकिन अपोजिट नहीं होंगे, है ना? अपोजिट नहीं है, किसी एंगल पर हैं। आपको ये बताया गया है कि जब वेक्टर क्वांटिटी इक्वल हो तो उसका रिजल्टेंट मध्य में यानी सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अब बताओ, जो ये घुमावदार सरफेस है, इस पर फोर्स प्रेजेंट है कि नहीं है? शून्य नहीं है। कहां पर है ये? सरफेस के परपेंडिकुलर। अब अपनी डेफिनेशन बोल दो। जब चालक को या चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से फैल जाता है, डेफिनेटली ये आवेश अल्पांश जो सतह पर है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल करते हैं। इन प्रतिकर्षण बलों का परिणामी तल के लंबवत बाहर की ओर कार्य करता है, जिसे विद्युत बल कहते हैं। ये यहां भी करेगा, इन दोनों के कारण देखेंगे तो यहां भी मिलेगा, वही तल के लंबवत बाहर की ओर। यहां भी मिलेगा, इन दोनों के कारण देखेंगे तो यहां भी आएगा, वही तल के लंबवत बाहर की ओर, जिसे विद्युत बल कहते हैं। इकाई क्षेत्रफल में इस विद्युत बल को ही विद्युत दाब कहा जाता है, यानी फोर्स इन यूनिट एरिया। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स कह दो, इलेक्ट्रिक फोर्स इन यूनिट एरिया इज नॉन एज इलेक्ट्रिक प्रेशर। अब सब अपने को इसकी बहुत तरीके से कैलकुलेशन करनी चालाकी से। तो ये मैंने सब
एक चालक खोखला कह दो या गोला ले लिया, सीधी सीधी बात है ना। ये मैंने एक चालक गोला ले, बट टेक्निकल काम है, छोटा सा काम है, बड़ा नहीं है ना, टेक्निकल तरीके से अपने को करना है। इस की रेडियस वगैरह की अपने को अभी जरूरत नहीं है, तो रेडियस वगैरह मैं कंसीडर नहीं कर रहा। इससे हमने सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर आवेश घनत्व से आवेशित कर दिया। सिग्मा लिखने का अर्थ आप ऑलरेडी जानते हैं कि सिग्मा लिख दिया तो इसका मतलब सरफेस यूनिफॉर्म यानी समान रूप से आवेशित है और दूसरा आवेशित है। तो सर ये मैंने इसको सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर से समान रूप से आवेशित कर दिया। ये चार्ज दिखाने की जरूरत नहीं है अगर आपने सिग्मा लिख दिया। हम जानते हैं कि गोले के अंदर या खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, जबकि बाहर सतह के समीप चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, कंडक्टर में E बराबर सिग्मा अपॉन एफ। ये अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, क्लियर। तो सब हमने सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर से गोले को आवेशित कर दिया। हम जानते हैं आवेशित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और बाहर सिग्मा अपॉन एफ है ना। अपने को क्योंकि बल की गणना करनी है, बल की गणना करने के लिए एक अल्पांश यानी स्मॉल सेगमेंट डीएस लेते हैं। ये ए बी ले दिया। अब शेष क्या बचा, एसीबी। अल्पांश अल्पांश को तो क्या कह दिया मैंने, ए बी। तो अल्पांश ए बी इज इक्वल टू डीएस। इकाई क्षेत्रफल में आवेश कितना, सिग्मा, तो डीएस क्षेत्रफल में आवेश कितना हो गया, सिग्मा डीएस। तो सब अल्पांश पर आवेश कितना, सिग्मा डीएस। अल्पांश आवेशित है। तो बल की गणना करने के लिए मैंने सरफेस पर एक अल्पांश क्षेत्रफल डीएस ले लिया, क्लियर। अब डीएस पर हम बाहर की ओर और अंदर की ओर दो पॉइंट ले लेते हैं, P1 और P2। अब ये ध्यान रखना, चित्र में तो आपको P1 और P2 सतह पर नहीं दिख रहे, सतह से दूर दिख रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना P1 और P2 सरफेस पर ही हैं। दूर तो आपको वहां से देखोगे आप चित्र, तो वहां से बैठ के जो बच्चा चित्र देखेगा उसको तो फिर दूर ही दिखाने पड़ेंगे ना, तो ये सरफेस पर ही है। और मैंने कहा दिखा दी। अब सब अपन कहते हैं कि P1 पर तो विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, EP1 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। और अंदर P2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। बस यहाँ एक छोटी सी कलाकारी चालाकी करनी है। अपन कहते हैं P1 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 है उसके दो कारण हैं। बस आप यहीं से समझना, टर्निंग पॉइंट यही। दो कारण कौन कौन से हैं। पहला कारण स्वयं आवेशित अल्पांश पर आवेश कितना है, अल्पांश पर सिग्मा डी के कारण विद्युत क्षेत्र E1। तो अब बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र ये है, इसका एक कारण तो कौन है, स्वयं आवेशित अल्पांश है, उस पर भी तो आवेश है ना। अब ये छोटा सा जो पोर्शन है ये तो छोटी सी प्लेट की तरह व्यवहार करेगा, और हम जानते हैं प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र तल के लंबवत होता है, तो ये तल के लंबवत लिख दिया, E1 A1 है ना। ये तो सब किसके कारण, स्वयं आवेशित अल्पांश के कारण, ठीक है। चालाकी यहां पर बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 का दूसरा कारण शेष पृष्ठ है। शेष पृष्ठ कौन है, एसीबी है ना। तो शेष पृष्ठ रिमेनिंग सरफेस एसीबी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र E2। बस आप अब अगर समझ गए हो तो मैंने यही चालाकी की है
शेष पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र कितना मान लिया मैंने, E2। बाहर तो शून्य है ही नहीं, तो बाहर तो E1 और E2 सेम डायरेक्शन होंगे, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, शून्य। इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो E1 और E2 एक दिशा में हो ही नहीं सकते। अगर E1 और E2 अंदर एक दिशा में हो गए तो अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य हो ही नहीं सकता। तो सब शेष पृष्ठ कौन सी, ACB, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, E2। ये दर्शा दे बाहर है, इसे दोनों एक दिशा में, अंदर शून्य है, इसे दोनों अपोजिट डायरेक्शन। अतः अब बोलो सब, EP1 दोनों एक दिशा में, तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र के दो कारण हैं, एक स्वयं अल्पांश जो आवेशित है और एक शेष पृष्ठ जिसके कारण विद्युत क्षेत्र E2 है। ठीक है, इसी प्रकार EP2, अब इसके लिए क्या लिखेंगे आप, E1 माइनस E2 बराबर 0। अंदर विद्युत क्षेत्र P2 पर 0 है, यानी E1 इज इक्वल टू E2। एक में पुट कर दो, बाई इक्वेशन 1 पुट करो, तो E1 की जगह क्या रख दो, E2। तो E2 प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी शेष पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब मैं आपको बता देता हूं, मेरा उद्देश्य ही E2 ज्ञात करना था, इसी हिसाब से अपन ने सारी चालाकी मैनेज की। अपन ने कहा P1 पर विद्युत क्षेत्र इतना है, इसके दो कारण हैं, एक अल्पांश और एक शेष पृष्ठ ACB रिमेनिंग सरफेस। बल किस पे निकालना है अपने को, अल्पांश पर, स्मॉल सेगमेंट पर। अब जिस पर बल निकालना है तो ये देखना है वो कौन से विद्युत क्षेत्र में, खुद के विद्युत क्षेत्र में तो खुद पर बल नहीं लगता, तो अल्पांश पर बल, अल्पांश के कारण तो नहीं लगेगा, तो मुझे A1 तो चाहिए ही नहीं। अल्पांश पर बल निकाल रहा हूं तो किसके कारण लगेगा, शेष पृष्ठ के कारण, तो मेरे को क्या चाहिए था, E2। तो मैंने क्या करा, E2। इससे मैंने नाटक किया कि जब P1 पर विद्युत क्षेत्र के दो कारण हो सकते हैं और उसमें से मुझे निकालना क्या था, E2, है ना। अतः अल्पांश पर बल, तो अब तो निकल जाएगा, अल्पांश पर बल तो DF बोल दूं, DF अल्पांश पर आवेश, लेकिन अल्पांश स्वयं के विद्युत क्षेत्र में तो बल का अनुभव नहीं करेगा, बल तो किसके कारण लगेगा, शेष पृष्ठ के कारण, या यूं कह दे स्वयं के कारण स्वयं बल का अनुभव नहीं करता। किससे लिखा है अपन ने, अब बराबर Q इससे, तो स्वयं आवेश अपने ही क्षेत्र के कारण बल का अनुभव नहीं। ठीक है, ये आवेश है तो बल का अनुभव शेष पृष्ठ के कारण जो है ना। मान रख दो DF, Q की वैल्यू बोलो सिग्मा DS, E2 की वैल्यू बोलो जो चाहिए था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। देन यहां पे लिख दूं मैं हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0। अब और DS है ना, ये DS भी लिख लिया DS, क्योंकि सिग्मा बराबर क्या लिख सकते हो आप, एप्सिलॉन 0 E, है ना। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 0 E। इसलिए अल्पांश पर बल की दो फॉर्म हो जाएगी, एक तो ये है इसी हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 DS, है ना। एक अगर आप दूसरी फॉर्म लिखना चाहो तो सिग्मा की जगह क्या लिख दो, एप्सिलॉन 0 E, तो ये दूसरी फॉर्म आ जाएगी। तो ये तो सब न्यूमेरिकल पर्पस से है, आपके जच्चे तो दो फॉर्म लिखो, नहीं तो कोई आवश्यक नहीं। ये सब अपन ने अल्पांश पर बल निकाल दिया, तो संपूर्ण आवेशित चालक पर कुल बल तल के लंबवत बाहर की ओर।
तो कुल कहें तो कुल हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन जीरो कंप्लीट सरफेस है ना, ds या हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर ये ds। अब इसमें ठीक है सरफेस क्लोज हो तो यहाँ सर्किल लगा देना, कोई दिक्कत है नहीं। तो सब सरफेस, अब जैसे मान लो आधा गोला भी तो हो सकता है ना, तो आधा गोला तो क्लोज सरफेस नहीं है, तो अगर सरफेस क्लोज हो तो यहाँ पर सर्किल लगेगा ही लगेगा। बंद पृष्ठ के लिए खुली पृष्ठ है तो जैसे मैंने लिख दिया, तो संपूर्ण सतह पर कुल बल इतना हो गया। अब सब समीकरण 2 से देख लो, ds क्षेत्रफल में बल df, तो इकाई क्षेत्रफल में बल को क्या कहते हैं, विद्युत दाब। तो ds क्षेत्रफल में df, तो सब बाई 2 यानी 2 से इकाई क्षेत्रफल में बल है ना, इसी को अपन क्या कहते हैं, विद्युत दाब है ना, इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो P इलेक्ट्रिक लिख दो, P इलेक्ट्रिक बराबर df ds, और df ds का मान ऊपर से तो दो वैल्यू है, या तो लिख दो हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन जीरो, या लिख दो हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर। तो ये सब आपका फोर्स भी है सरफेस पर, और सरफेस के नहीं उसकी होनी चाहिए कर्वेचर, घुमावदार होनी चाहिए। ये बल आ गया, और इकाई क्षेत्रफल में बल, इकाई क्षेत्रफल में बल का मतलब विद्युत दाब, ये दोनों आ गए है ना। तो एक टॉपिक तो आपका ये था। अब अगला टॉपिक है ना, छोटे छोटे टॉपिक है, ज्यादा बड़े नहीं है, और मैंने इसमें ट्रिक बताई थी, इसमें E2 को निकालना था, तो E2 को वो ट्रिक से निकालना था, तो वो ट्रिक अपन ने आपको क्लियर कर दी है कि वो ट्रिक क्या थी। ठीक है, अब एक दो टॉपिक और हैं, ज्यादा बड़े नहीं, दोनों छोटे छोटे टॉपिक है ना, बड़ा कोई है ही नहीं इसमें ना। वो जो मेन टॉपिक है वो गॉस की एप्लीकेशन वाले हैं, तो आप तो गॉस की एप्लीकेशन वाले टॉपिक पर ज्यादा कंसंट्रेट रहें। इन टॉपिक में ज्यादा कोई ऐसा खास बात होती नहीं है ना, वो भी आप देख भी रहे हैं, और अभी आगे भी मैं आपको दिखाता रहूँगा ना। अब आ जाइए, सब टॉपिक का स्टाइल थोड़ा सा अलग है, उसका कैलकुलेशन अलग होगा, वो भी आपको दिखा देंगे है ना। अब जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, यानी एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहली बात तो ये क्लियर हो जाए कि एकांक आयतन में ऊर्जा को वन वर्ड, सिंगल वर्ड से ऊर्जा घनत्व यानी एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं। तो वो तो मतलब आपको मैं ऊर्जा घनत्व बोलूं या इकाई आयतन में ऊर्जा बोलूं, दोनों का मीन मतलब एक ही है ना। तो सब टॉपिक लिख देता हूं पहले, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, यानी इसको क्या बोलते हैं अपन, ऊर्जा घनत्व है ना। इंग्लिश में डायरेक्टली लिख दूं, एनर्जी डेंसिटी है ना। यूनिट सॉरी एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम इज नॉन एज। अब इसको डिफाइन करने का और डेरिवेशन के तरीके में फर्क है, वो बड़ा मजा आएगा आपको, बहुत टेक्निकल चीज है, तो देखना आप ध्यान से। तो मैं बोलता क्या हूं पहले वो देखो। विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि करने के उद्देश्य से आवेशित चालक को आवेश देने की प्रक्रिया में किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और एकांक आयतन में विद्युत ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसको वैसे समझ लें
विद्युत बल संरक्षी बल है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। संरक्षी बल के प्रभाव में किए गए कार्य की हानि नहीं होगी, वो डिपोजिट होगा। तो मैंने यही कहा कि सब आवेशित चालक के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि करने, किसके आयतन में? विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि करने के उद्देश्य से आवेश देने की प्रक्रिया में, क्योंकि आप आवेशित को ही आवेश दे रहे हो, की प्रक्रिया में आपको प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। संरक्षी बल के प्रभाव में एक कार्य डिपोजिट हो जाता है, यानी जमा हो जाता है, जिसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और एकांक आयतन में विद्युत ऊर्जा ही ऊर्जा घनत्व कहलाता है। अब देखो विद्युत क्षेत्र के आयतन में कैसे वृद्धि करते हैं, बड़ा टेक्निकल काम है, बड़ा मजा आएगा। तो ये अपन ने सब खोखला गोला ले लिया, स्मॉल आर त्रिज्या का, बहुत टेक्निकल है, छोटा सा है, कोई बड़ी बात। ये सब स्मॉल आर रेडियस का अपन ने एक गोला ले लिया, है ना। अब गोला गोला दिखे कि नहीं दिखे उसकी मेरी गारंटी नहीं है, पर बोलने में तो ये गोला ही है ना। आपको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि करनी है। अब वो आयतन में वृद्धि करने का टेक्निक देखना बड़ा मजेदार है, आप सोच भी नहीं सकते, उसको अज्यूम भी नहीं कर सकते कि कैसे टेक्निक है ना। इससे सब हमने सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर से समान रूप से आवेशित कर दिया। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और अंदर चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। आवेशित करते ही चालक की सतह पर विद्युत दाब लगेगा। अब मैं सब इनमें से एक ही लिखूंगा, दो दो लिखे चलने नहीं है ना। तो सब आवेशित करने पर सतह पर विद्युत दाब तल के लंबवत हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0, तल के लंबवत बाहर की ओर। एक ही लिखूं, दोनों फिर आप न्यूमेरिकल करो तो लेते जाना, मेरे को उससे क्या मतलब है ना। अतः सतह पर विद्युत बल कहां पर? बाहर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर, ये ध्यान रखना, तल के लंबवत विद्युत बल। तो F बराबर P इंटू ए। अब P कौन सा? विद्युत इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो फोर्स लिखो सब, फोर्स कितना हुआ? हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0, और ये लिख दिया मैंने 4 पाई आर स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया। तो ये फोर्स लग रहा है साहब परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये दिखाना जरूरी नहीं है, बस मैं तो आपको इससे ही एंटरटेन कर रहा हूं। क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूं, डेफिनेशन क्या बोली मैंने? विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि करने को देखो कैसे करता हूं। अब मैं इस गोले को dr कंप्रेस कर देता हूं। ये कितना कंप्रेशन कर रहा हूं मैं? dr। स्वाभाविक है, फोर्स तो आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, तो कंप्रेस करेंगे तो वर्क करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि आप तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध जा रहे हो ना, बल तो बाहर लग रहा है, आप इसको पिचका रहे हो, संपीड़ित कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो। तो साहब गोले को dr, संपीड़ित लिख दो, कंप्रेशन है, संपीड़ित करने में कार्य dw है ना, F dr है ना, पुट कर दो 1 से। तो F की वैल्यू कितनी रख दी आपने? dw, F की वैल्यू रख दी आपने 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr। क्लियर? अब यहां पर समझो, आप बहुत दो रूप लिख सकता हूं मैं, इसका भी लिख सकता हूं, अभी चक्कर में ना पड़े। यहां बस एक बात को समझो, यहां 4 पाई आर स्क्वायर dr। क्लियर? अब ये क्या है? ये ऐसे तो क्या दिखता है? गोले के आयतन में कमी, इतना आयतन कम किया है मैंने वो, तो दिखने वाले को तो ये दिखता है और समझने वाले को कुछ और दिखता है। अगर कोई समझदार है तो उससे कुछ और दिखेगा।
बस ये इतनी सी बात थी जो आपको समझ। अंदर विद्युत क्षेत्र कितना था? 0। बाहर विद्युत क्षेत्र कितना था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अगर मैं अंदर 0 विद्युत क्षेत्र वाले आयतन को घटा दूंगा तो फिर इसका मतलब विद्युत क्षेत्र रखने वाला आयतन बढ़ गया। तो दिखने में तो क्या दिखता है कि आपने गोले के आयतन में क्या की? कमी की, है ना। लेकिन गोले के आयतन में कमी करने से E बराबर 0, जहां विद्युत क्षेत्र नहीं था वो आयतन क्या हो गया? कम हो गया। इसका मतलब जहां विद्युत क्षेत्र था वो आयतन क्या हुआ? बढ़ गया। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि ऐसे करते हैं। तो गोले के आयतन में कमी यानी अर्थात विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि। अब समझिए बच्चों, तो परिभाषा में यानी डेफिनेशन में तो मैं क्या बोला कि आवेशित चालक को आवेश देने की प्रक्रिया में या आवेशित चालक के समीप विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि करने के लिए आवेश देने की प्रक्रिया में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य चालक में डिपॉजिट यानी संचित हो जाता है, जैसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और एकांक आयतन में ये ऊर्जा घनत्व कहलाती है। लेकिन वो आयतन में विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। गोले को संपीड़ित कर दिया तो E बराबर 0 वाला आयतन कम हो गया। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र रखने वाला आयतन बढ़ गया। क्लियर? तो सब बस हो गया अब काम। dW इज इक्वल टू हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0। और इसको मैं dV लिख दूं, इसको अपन dV से रिप्रेजेंट कर दें। कौन क्या समझेगा वो क्लियर कर ही दिया। तो ये तो हो गया साहब ऊर्जा, है ना। संपूर्ण आयतन में कुल ऊर्जा, अगर पूरे वॉल्यूम की बात करें तो संपूर्ण आयतन में कुल ऊर्जा तो बोला है ना, तो W 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0। अब dV लिखना पड़ेगा ना क्योंकि बंद है ना। तो संपूर्ण आयतन में कुल ऊर्जा इस रूप में लिखना चाहो आप तो मैंने शुरू से चलाया तो नहीं, और आप समझ गए होंगे कि वो ऐसे आ जाएगा। ये संपूर्ण आयतन में कुल ऊर्जा है ना। ये रूप में लिख ही नहीं रहा, चक्कर में मत पड़ो, आप भी मत पड़ो। अब सब dV आयतन में ऊर्जा कितनी? dW, dV आयतन में dW। अपने को क्या निकालनी? एकांक आयतन में, यानी यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी निकालनी, जिसे अपन क्या कहेंगे? एनर्जी। तो बाई 2 है ना, एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम यानी एनर्जी डेंसिटी यानी ऊर्जा घनत्व, है ना। सब बात एक ही। अब ये बाई लैंग्वेज में यही प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश हिंदी में मिक्स हो जाता है। तो ये ऊर्जा घनत्व, तो dV आयतन में ऊर्जा कितनी? dW। तो इकाई आयतन में ऊर्जा dW dV कितनी आ जाएगी? हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0। और उस रूप में लिखते तो कितनी आती? हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। एक रूप चला ना। तो सब जो विद्युत दाब था ये आपके सामने, वही ऊर्जा घनत्व, तो दोनों एक ही चीज। क्लियर है ना। ऊर्जा घनत्व तो आगे भी निकालेंगे एक टॉपिक में, ये क्लियर हो गया सर। अब बस एक छोटा सा और लास्ट टॉपिक है ना, फिर ये एक पार्ट क्लोज हो जाएगा अपना। पार्ट वन जिससे कह रहे हैं ना अपन, वो यहाँ पे क्लोज मान लेंगे, है ना। ऐसा कुछ नहीं, पार्ट 1 वगैरह तो अपनी समझ है, अपन ने एक जगह क्लोज करना होता है तो वहां पर अपन ने पार्ट 1 नाम दे देना होता है ना। अब सब बस छोटा सा टॉपिक और है, फिर अपना काम खत्म है ना। ये सब अपन ने पढ़ ही लिया, तो बस अब एक छोटा सा 10-5 मिनट का टॉपिक मान लीजिए आप, उससे ज्यादा नहीं, है ना। इसमें 11th की बात है, यानी 11th का टॉपिक भी कहेंगे इसे, आधा 11th का है और 2-4 लाइनें 12th की।
कुल 5-6 लाइनें ही तो आनी है ना। तो कुछ 5-6 लाइनों में ये टॉपिक सिमटा हुआ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ना। अब अपन जो टॉपिक ले रहे हैं तो साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन ले रहे हैं, है ना। अपन 11th में बुलबुला पढ़ चुके हैं, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन चेप, तो सब उससे ही बात चलेगी। तो साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन, है ना। तो देखो, अब पहले तो 11th याद दिला देता हूं। अपन जानते हैं बुलबुले में 2 मुक्त पृष्ठ होती है, क्योंकि अंदर वायु है, तो इनर और आउटर। तो फ्री सरफेस कितनी होती है? तो 11th में आ जाए अपन। यदि साबुन के घोल का सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव कैपिटल T तथा बुलबुले की त्रिज्या स्मॉल r हो, तो आवेश रहित, अभी आवेशित की बात नहीं कर रहा मैं, 6 लाइन का टॉपिक है, ध्यान से सुनिए। तो आवेश रहित बुलबुले के अंदर दाब यानी प्रेशर बुलबुले के बाहर वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अंदर की ओर जो प्रेशर होता है वह बाहर की ओर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उससे अधिक होता है। दाब के इस अंतर को P in माइनस P आउट, दाब के इस अंतर को दाब अधिक्य यानी P एक्सिस कहते हैं। दाब अधिक्य की उत्पत्ति द्रव के पृष्ठ तनाव कैपिटल T के कारण होती है, जो निम्न है। P एक्सिस इज इक्वल टू P in माइनस P आउट अकॉर्डिंग टू 11th 40 अपॉन स्मॉल r। क्लियर? तो ये तो सब आवेश रहित बुलबुला है। अंदर की ओर जो प्रेशर होता है वह P इन और ये P आउट, ठीक है। यह आउटर प्रेशर है और ये इनर प्रेशर है। तो सब अंदर की ओर दाब अधिक होगा तभी बुलबुला जीवित रह सकेगा, वरना बुलबुला अपने अस्तित्व को खो देगा। तो ये तो बात क्लियर है कि बुलबुले के अंदर का दाब यानी इनर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होता है, तभी बुलबुला अपने अस्तित्व में रहता है। अब ये प्रेशर को बैलेंस या मैनेज किसकी वजह से हो रहा है? कोई चीज अगर मान लीजिए किसी ने कोई चीज पकड़ी नहीं तो आप धक्का दो गिर जाएगी, और कोई रिजिडिटी तो होगी नहीं। तो ये रिजिडिटी किसने बना रखी? सरफेस टेंशन। तो दाब का ये अधिक के पृष्ठ तनाव द्वारा उत्पन्न होता है। ये तो पड़ी 11th। अब आ जाओ 12th। यदि बुलबुले को सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर आवेश घनत्व से अपन ने आवेशित कर दिया, आवेशित करते ही फिर इलेक्ट्रिक प्रेशर भी किसके फेवर में आ गया? P इनके फेवर में आ गया, है ना। तो सब जैसे हम बुलबुले को आवेशित करते हैं तो P एक्सिस की दिशा में इलेक्ट्रिक प्रेशर यानी विद्युत दाब काम करने लग जाता है। अब आवेशित साबुन के बुलबुले के संतुलन के लिए आवेशित है तो बाहर था ही सही। अब ये भी इसको सपोर्ट करने लग गया विद्युत दाब। अब बैलेंस के लिए P एक्सिस प्लस P इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू 40 अपॉन R। यानी अब अगर आपसे मैं पूछूं दाब अधिक्य कितना, तो 40 अपॉन R माइनस P इलेक्ट्रिक, और P इलेक्ट्रिक का वैल्यू अपन जानते हैं। P इलेक्ट्रिक का वैल्यू अभी अपन ने निकाला कितना, हाफ
सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0। तो सब जो ऊपर लिख रहा है वो उदासीन या निरावेशित या आवेश रहित बुलबुला है, और जो नीचे लिख रहा है वो आवेशित। तो आवेशित बुलबुले में तो दाब अधिक के पी एक्सिस इतना, और आवेश रहित बुलबुले में पी एक्सिस इतना। ये टॉपिक खत्म हो गया। लेकिन अब टॉपिक से जो आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा, तो न्यूमेरिकल क्या पूछेगा? इफ पी इन इज इक्वल टू पी आउट। तो अब आपसे जो न्यूमेरिकल पूछेगा, तो न्यूमेरिकल पूछने की स्टाइल बता रहा हूं। ये कहेगा यदि अंदर और बाहर दाब समान है, मतलब पी एक्सिस 0 है, तो गोले पर आवेश बताओ, आवेश घनत्व बताओ, त्रिज्या बताओ, कुछ भी पूछ लेगा। तो टॉपिक तो यहाँ क्लोज हो गया। अब मैं आपको पूछने का तरीका बताऊं। तो इफ पी इन इज इक्वल टू पी आउट, यानी पी एक्सिस 0, देन इक्वेशन बाय इक्वेशन 2 है ना, देन इक्वेशन 2। अब रखू सब इसमें, तो 0 4πr माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ऐसे करके अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अब जैसे मान लो सिग्मा पूछा, तो ये सीन बना दिया। सिग्मा पूछा साहब, तो ये लो साहब, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 40 अपॉन आर, यानी सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 8t एप्सिलॉन 0 अपॉन आर, यानी सिग्मा इज इक्वल टू ये लो साहब। तो वो तो जैसे जैसे पूछेगा वैसे वैसे बनाते जाएंगे। मान लीजिए इसने आपसे पूछ लिया, चार्ज पूछ लिया कि सब इस गोले की सरफेस पर चार्ज कितना है, तो चार्ज बता दो, क्योंकि सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया। तो बुलबुले का एरिया, बुलबुले की रेडियस क्या मान रहे हैं अपन? आर। तो सरफेस एरिया इतना हो, तो सिग्मा बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल, चार्ज अपॉन एरिया। देन Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr²। अब चार्ज पूछ ले तो सिग्मा की वैल्यू यहां से पुट कर दो। Q इज इक्वल टू ये 4πr² इंटू ये 8t एप्सिलॉन 0 अपॉन r। अब इसको कर दो, देखो ये 2√2 हो गया, तो ये 8, ये पाई 2 रह गया अंदर, ये r4 बन के अंदर जाएगा, तो ये हो गया 2√2 निकला, तो 2 बाहर निकल गया ना, पाई की जगह पाई गया, r4 एक r कट गया, तो t एप्सिलॉन 0 r। ये कैलकुलेट करना। मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि अपना टॉपिक वहीं क्लोज हो चुका है। अब जो अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं वो तो ये आपसे पूछेगा, न्यूमेरिकल पूछेगा, यदि अंदर व बाहर दाब समान हो तो आवेश घनत्व का मान बताओ, बता देना। या पूछ ले आवेश का मान बताओ, तो बता देना। तो वो तो अनेक पॉसिबिलिटीज बनती है। अपना टॉपिक तो यही क्लोज है कि सब जो आवेशित बुलबुला होगा, यानी जो चार्ज बबल होगा, उस पर पी एक्सिस इतना होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।